हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था सेल इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी और उसके ड्रॉबैक। आज हमें देखना है मॉडिफाइड सेल थ्योरी। मॉडिफाइड सेल थ्योरी को सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर प्रपोज्ड किया था और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट ये था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब होता है न्यू। उन्होंने कहा था कि जितने भी न्यू सेल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसका मतलब यही होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब न्यू, सेलुला का मतलब होता है सेल, ई मतलब हो गया प्री एग्जिस्टिंग और सेलुला सेलुला मतलब सेल्स। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, जो कि हमारा जो पहला थ्योरी था सेल थ्योरी, उसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। और इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इनका एक और स्टेटमेंट था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये स्टेटमेंट जो था वो रुडोल्फ विर्चो का था और ये मॉडर्न सेल थ्योरी है। इसी को आज तक लोग पढ़ते आ रहे हैं। इस पिछले जो थ्योरी हमने देखी थी उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि वायरसेस जो हैं, वायरसेस को सेल थ्योरी के अंदर क्यों नहीं रखा जाता। हालांकि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है रुडोल्फ विर्चो की, इन्होंने भी सेल थ्योरी के अंदर कहीं भी वायरसेस को नहीं रखा। इसीलिए नहीं रखा क्योंकि वायरसेस जो है ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है। एक सेल को लिविंग होने के लिए, या एक सेल को सेल तभी कहेंगे जब उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होगी, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये वायरसेस के अंदर नहीं पाए जाते। इसीलिए हम इसको सेल थ्योरी के अंदर नहीं रखते, क्योंकि ये एक सेल नहीं है, इसको हम सेल कंसिडर नहीं करते। क्योंकि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज़ देखो, सबसे छोटी जो सेल खोजी गई है वो है माइकोप्लाज्मा, और उसकी साइज़ जो है वो 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर देखी गई है। और स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इससे छोटी कोई भी चीज़ पाई जाएगी उसको हम सेल कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वायरसेस जो हैं इससे भी छोटे होते हैं। इसलिए एक ये रीज़न बनता है कि वायरसेस जो हैं वो एक सेल नहीं है, इसलिए हम इसको सेल थ्योरी के अंदर नहीं रखते। और इसके साथ साथ इसके पास कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए हम इसको सेल कंसिडर नहीं करते। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होता है या मेटाबॉलिक मैसेनरी में होता है। क्योंकि इसके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो हम इसको सेल कंसिडर नहीं करते, इसीलिए इसको सेल थ्योरी के अंदर नहीं रखा जाता। अब एक चीज़ देखो, ये वायरसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब जाता है, जैसे ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब इसके ऊपर ये जाता है तब ये लिविंग कहलाता है, तब ये लिविंग कहलाएगा। और जैसे ही यहाँ इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूर जाता है तो ये नॉन लिविंग कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग की लिंक है, दोनों की कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जा रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी, उसकी कुछ मेटाबॉलिक मैसेनरी होगी, उसको ये यूज़ करता है और वहाँ रेप्लिकेशन शो करता है अपना, या जो भी फूड प्रोडक्शन है या रेस्पिरेशन है वहाँ से ये डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, रेस्पिरेशन वगैरह यहाँ से वो शो करता है। और जैसे ही ये दूर हटता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो डेड हो जाता है, उसको हम नॉन लिविंग कहते हैं। और जैसे ही वो किसी शरीर के ऊपर आता है लिविंग, फिर वो लिविंग हो जाता है। तो जब दूर जाता है तो नॉन लिविंग, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब अटैच होता है तो लिविंग होता है। इसीलिए हम वायरसेस को कह सकते हैं कि वायरसेस जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है लिविंग और नॉन लिविंग के। अब एक चीज़ देखो, ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये वायरसेस इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आके रहता है, इस मैसेनरी को यूज़ करता है, मेटाबॉलिक मैसेनरी को, और यहाँ से अपनी प्रोडक्शन करता है, फूड वगैरह बनाता है, रेस्पिरेशन शो करता है। तो ये वायरसेस जो है जब इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर आता है तो इसको होस्ट कहता है वो, या हम ये कहें कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वायरसेस के लिए होस्ट होगा। तो ये इसके लिए, वायरस के लिए ये होस्ट है, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भी इसको किसी दूसरे नाम से पुकारेगी। जैसे हमारे घर में क्या होता है कि
कोई मेहमान आता है तो हम उसको मेहमान कहते हैं, ठीक है। जब वो हमारे घर पर आता है तो हम उसको मेहमान कहते हैं और वो हमें रिश्तेदार अपना कहता है। तो इस तरीके से रिलेशन बनती है। ऐसे ही वायरसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब आता है तो वो हमें होस्ट कहता है, या उसके लिए हम होस्ट हो गए तो हमारे लिए भी वो कुछ होगा, तो हमारे लिए वो जो है वो एक पैरासाइट होगा। और वायरसेस जो होते हैं ये पैरासाइट तो होते हैं, लेकिन ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, अकेला कभी भी वो एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते। उनको सर्वाइवल के लिए, लाइफ स्पैन को स्टेबल रखने के लिए वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसी को हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब ये अकेला कभी नहीं रह सकता, हमारी मशीनरी को यूज़ करेगा रेस्पिरेशन शो करने के लिए या रेप्लिकेशन, तब ये जो है अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाता है, इसलिए हम इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ सेल। जैसे अगर यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए, जैसे बैक्टीरिया, ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इनकी जो साइज़ होती है ये 25 माइक्रोमीटर होती है, एवरेज साइज़ देखी जाती है। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल की जो एवरेज साइज़ होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अगर बात करें सबसे छोटे सेल की, तो सबसे छोटी जो सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। और ये एक माइकोप्लाज्मा जो है ये एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा जो है एक बैक्टीरिया है, जो कि ये एक ग्रुप से बिलोंग करता है जिसका नाम है PPLO, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसकी जो साइज़ देखी गई है वो 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर तक देखी गई है। अगर बात करें कि सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल की, तो वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग को हम शुतुरमुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और ऑस्ट्रिच एग जो है, या ऑस्ट्रिच जो है, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, मतलब ये उड़ नहीं सकती। इसकी जो एग होती है वो 130 से 170 mm की होती है। इसके बाद अगर प्लांट के अंदर देखा जाए कि सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो कौन सा है, तो वो है एसिटाबुलेरिया, जो कि 10 सेंटीमीटर इसकी साइज़ है। ऐसे ही अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर, देखो यहाँ पर है लार्जेस्ट और यहाँ पर है लॉन्गेस्ट। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर होता है। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लेंथ से, और लार्जेस्ट का मतलब हो गया कि वो बड़ा कितना होगा, और लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा। तो ऐसे ही ये जो है ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है ये नर्व सेल है, या इसी को हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी तो वो है ओवम या एग, जिसको हम फीमेल गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर देखा जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वो है स्पर्म, या इसी को हम मेल गैमेट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि कुछ सेल हैं उनकी लोकेशन, कि सेल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। जैसे सेल्स हैं ये हमारे, और इसकी लोकेशन कहाँ देखी जाती है। जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब जो है ये ब्लड के अंदर पाई जाती है। इसी तरह रॉड सेल और कोन सेल्स जो है ये फोटो रिसेप्टर सेल हैं। मतलब फोटो रिसेप्टर का मतलब होता है कि जो हम चीज़ें देखते हैं, जैसे कोई चीज़ देखते हैं तो हमें कलरफुल दिखता है, या हमें अंधेरे में कोई चीज़ नहीं दिखता, उजाले में ही दिखता है, तो ये दो सेल जो है ये हेल्प कर रहे होते हैं, और ये हमारे आई के अंदर पाए जाते हैं। रॉड सेल जो है ये लाइट्स के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, और कोन सेल्स जो है ये कलर के लिए होता है। नेक्स्ट जो है हमारा न्यूरॉन सेल, ये हमारे ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको बनाने में या वहाँ पर ये पाई जाती है। उसके बाद है एल्वियोलाई सेल। तो एल्वियोलाई जो है लंग्स के अंदर पाई जाती है, और लंग्स की सबसे छोटी यूनिट जो है वो एल्वियोलाई ही है। उसके बाद है हिपैटोसाइट्स। देखो हिपैटो का मतलब होता है लीवर, और साइट्स का मतलब होता है सेल। ऐसे सेल्स जो लीवर के अंदर पाए जाते हैं या लीवर की फॉर्मेशन करते हैं उसको हिपैटोसाइट्स कहते हैं। जैसे तो हिपैटोसाइट्स के जो सेल्स होंगे वो लीवर के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह नेफ्रोसाइट्स हैं। नेफ्रॉन का मतलब होता है किडनी वगैरह से, क्योंकि किडनी की सबसे छोटी यूनिट या सेल जो होती है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, और साइट का मतलब सेल। तो ऐसे सेल जो किडनी में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं नेफ्रोसाइट। उसी तरीके से कार्डियक सेल जो हार्ट के अंदर पाई जाती है, क्योंकि कार्डियक शब्द जो है ये हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि कार्डियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ हार्ट को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। इसी तरीके से सेक्स सेल होते हैं, जैसे स्पर्म, ओवम। अगर कोई मेल है तो उसके अंदर टेस्टिस के अंदर पाया जाएगा, और फीमेल है वो ओवरीज के अंदर। और ये एक स्ट्रक्चर होता है या ग्लैंड्स होता है जिसको हम गोनेड्स कहते हैं। ये गोनेड्स के अंदर मेल टेस्टिस और फीमेल ओवरीज ये आते हैं।
इसके बाद है पैनक्रियाटिक सेल जो कि पैनक्रियाज के अंदर पाया जाएगा, और स्टेम सेल जो बोन मैरो के अंदर या अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जब वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई सेल है, जैसे सिंगल सेल है या कोई मल्टीपल सेल है, जैसे एक से ज़्यादा सेल है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं इनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और बहुत सारे सेल से मल्टीपल सेल से मिलकर अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना है इसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।